बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर मैंने यूएस हिस्ट्री के टॉपिक जिसका नाम है यूएसए एज अ कॉलोनी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन उसके ऊपर बनाया है। और ये टाइम पीरियड है 1607 से 1776 तक, यानी कि 1607 से लेकर 1776 तक ये टाइम पीरियड है। मैं यहाँ पर आपको दो चीज़ें स्टार्ट में वाज़े कर दूँ। पहली चीज़ ये है कि इस लेक्चर के दो हिस्से हैं, एक में फंडामेंटल सीखेंगे, दूसरे में हम कॉलोनीज़ को स्टडी करेंगे वन बाय वन। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको डाटा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपको डाटा लिखा हुआ मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा, मैं उसका नीचे लिंक दे दूँगा। सो आपको इस चीज़ की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम अब देखते हैं फर्स्ट स्लाइड की जानिब। पहली स्लाइड हमें क्या बताती है? पहली स्लाइड हमें ये बता रही है, जिसपे मैंने जो पहली हेडिंग दी है वो इंग्लैंड एज अ आइलैंड है। इंग्लैंड एज एन आइलैंड से क्या चीज़ मुराद है? बरतानिया पूरी दुनिया में जिस वक्त इसकी सल्तनत फैल रही थी, तो सबसे पहले ये एक छोटा सा जजीरा था और इसको बेशुमार मसाइल थे। इसने उसकी प्रोटेक्शन के लिए अपने कदम बाहर निकाले। मैं ये बात कई दफ़ा बता चुका हूँ कि हर मुल्क अपने नेशनल इंटरेस्ट के गिर्द घूम रहा होता है। दुनिया के किसी भी मुल्क के 3 नेशनल इंटरेस्ट कॉमन होते हैं, जिसमें सबसे पहले उसकी सिक्योरिटी होती है, दूसरे नंबर पर उसकी प्रोटेक्शन ऑफ आइडियोलॉजी होती है और थर्ड नंबर पर उसकी इकॉनमिक वेलबींग होती है। जब वो इन तीनों में से कोई मसला देख रहा होता है, तो वो अपने कदम अपने या तो वो मुल्क से सॉल्व करने के इन प्रॉब्लम को कोशिश करता है, अगर नहीं तो वो फिर अपने मुल्क से बाहर कदम लेकर चलता है। हो सकता है कि किसी को इस बात से इत्तेफाक ना हो, लेकिन मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देकर वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी के लिए जितना कुछ होता है वो ख़ुद बनाता है, लेकिन जब बात जो है वो उसके बाहर होती है, तो वो इसकी मदद के लिए अपनी इसकी सिक्योरिटी की प्रोडक्शन के लिए या तो वो चाइना से मदद तलब करता है, या वो रशिया से मदद तलब करता है, या वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मदद तलब करता है, ताकि वो पावर को बैलेंस कर सके रीजन के अंदर। ये चीज़ होगी। उसके बाद आप इकॉनमी देख लें। हम जो चीज़ हमारे से मुमकिन हो सकता है हम अपने मुल्क में पूरी करते हैं, और जो हमारे मुल्क से पूरी नहीं होती है हम वो बाहर से पूरी करते हैं। लेट्स सपोज हम बाहर से पैसा कमाने के लिए हमारी लेबर जाती है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इंग्लैंड को भी उस वक़्त बहुत सारे मसाइल का सामना था, जिसकी वजह से उसने जो है वो कदम अपने मुल्क से बाहर निकाले और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता चले गया। अब सबसे पहला इशू वहाँ पर था ओवर पॉपुलेशन का। अब इस छोटे से आइलैंड के अंदर पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही थी। जिस वक्त पॉपुलेशन तेज़ी से फैलती है तो इसके इफ़ेक्ट जो है वो वेरियस जगह पर होते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको इसके इफ़ेक्ट बताता हूँ। इसके इफ़ेक्ट इकॉनमी पर भी होंगे, इसके इफ़ेक्ट इन्वायरमेंट पर भी होंगे, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पर भी होंगे, फूड पर भी होंगे, इन केस एवरीथिंग, हर चीज़ के ऊपर होंगे। मैंने अव्वल इसके ऊपर लेक्चर बनाया भी हुआ है। और मैं आपको पॉपुलेशन की डेफिनेशन भी बताता हूँ कि पॉपुलेशन की डेफिनेशन होती क्या है। पॉपुलेशन की डेफिनेशन ये है कि किसी ख़ास जगह पर लोगों रहने वाला लोगों का ग्रोह किसी ख़ास अरसे पर वहाँ पर रह रहा हो, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। ये चीज़ है। उसके बाद बरतानिया को और किस चीज़ के मसाइल का सामना था? उसमें दूसरा मसला उसका लैक ऑफ फूड आइटम्स था। वहाँ पर खुराक की किल्लत भी थी। अब मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि बरतानिया स्पाइसेस यानी कि मसाले जात जो हैं खानों में डलते हैं, वो लेने के लिए उसको बरसगीर आना पड़ता था। इंडियन ओशियंस के साहिलों पर से जो है वो अपनी ज़रूरत पूरी करता था। एक उसको ये भी मसला था। तीसरा, उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज थे पर लिमिटेड थे, यानी कि ऑयल था उसके पास लिमिटेड था। उस जजीरे के अंदर कितना कुछ हो सकता है। उसके अलावा चौथा इशू जो बरतानिया फेस कर रहा था वो था अफ्रीकन स्लेव का। जो अफ्रीका के लोग थे उनको ग़ुलाम बनाकर यहाँ पर लाया हुआ था, और वो उनकी विल के ख़िलाफ़ उनको लेकर आए हुए थे, और वो भी जो है वो आज़ादी चाहते थे और इनके ख़िलाफ़ खड़े हो रहे थे। उसके बाद पांचवा जो इशू है वो है रिलीजियस इशू। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट इशू है। इसकी बहुत ज़्यादा डिस्कशन है कॉलोनीज़ के अंदर।
और कॉलोनीज़ की एक बड़ी बनने की वजह उसमें ये भी थी। उसके बाद फिर परसिक्यूशन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है, स्पेशली वहाँ पर ज्यूज़ को परसिक्यूट किया जा रहा था जब वो इतने ज़्यादा पावर में नहीं थे। रिलीजियस इशू को अब हम जो है वो आगे चल के देखेंगे कि वो क्या कहते हैं। सही, रिलीजियस इशू के बारे में क्या है, सबसे पहले तो हम टॉलरेशन की डेफिनेशन देखते हैं कि टॉलरेशन किसको कहते हैं। टॉलरेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने मुल्क के अंदर रहते हुए दूसरे तमाम मज़ाहिब को आज़ादी दें या उनके भी मज़ाहिब को वही हक़ हासिल हों जो रियासत में आपको हासिल है। ये टॉलरेशन की डेफिनेशन है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं क्वैकर्स की जानिब। ये क्वैकर्स कौन से लोग थे? ये 3 किस्म के उस वक़्त जो है वो फ़िरके यानी कि सेक्ट खड़े हुए थे। ये उनकी डिटेल है। अब क्वैकर्स की क्या है डिटेल? क्वैकर्स की बुनियाद जो है वो जॉर्ज फॉक्स ने रखी थी और इनका ये नज़रिया है कि ये अपने आप को यानी कि यूँ कह लें कि इनकी कम्युनिकेशन गॉड के साथ है, ये उसको प्रेफर करते हैं और ये इक्वालिटी के ऊपर बिलीव करते हैं। एक टर्म यूज़ होती है उसको कहते हैं इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन की टर्म भी इन्हीं के लिए ही मुतारिफ़ हुई थी कि दे बिलीव इन इक्वालिटी। उसके बाद ये वार को अपोज करते हैं यानी कि उसकी मुखालफत करते हैं। ये नॉन वायलेंट पीपल हैं और इनका ये भी मानना है कि सिंगल हॉली बुक उनके लिए काफ़ी नहीं है, वो मुख्तलिफ हॉली बुक्स के ऊपर बिलीव करते हैं। उसके बाद एक और है, वो क्या चीज़ है कि ये कहते थे कि चर्च के अंदर तमाम लोगों को स्पीक का हक होना चाहिए, इवन के वुमेन को भी होना चाहिए। और ये आखिरी इनका जो बिलीव ये है कि ये कहते हैं कि रिलीजियस फ्रीडम सबको होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा बिलीफ क्या कहता है, दूसरा सेक्ट ये है, वो है पिलग्रिम्स का सेक्ट। पिलग्रिम्स के क्या बिलीफ थे? इनको सेपरेटिस्ट लोग कहा जाता था। ये जो एंग्लिकन चर्च थे ये उनसे सेपरेशन चाहते थे कि हमें एंग्लिकन चर्च से हमें आज़ाद किया जाए। इनके बिलीफ इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। ये यूँ कह लें कि इनको उस वक़्त लिबरल किस्म के लोग भी कहा जाता था। उसके बाद 4th नंबर पे है प्यूरिटन्स। कि प्यूरिटन्स कौन होते हैं? प्यूरिटन्स के बारे में है कि ये वो लोग थे जो जिनको स्टॉनिच बिलीवर भी कहा जाता है। हमारे यहाँ इनके लिए टर्म यूज़ की जाती है, हम कहते हैं यार ये बड़ा कट्टर किस्म का मौलवी है। ये उस वक़्त क्रिश्चियनिटी के अंदर ये कट्टर किस्म के लोग थे क्योंकि जिस वक़्त बरतानिया जो है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा था, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ रहा था। तो ये वो लोग थे जो बिल्कुल ही मॉडर्नाइजेशन को गुंजाइश ही नहीं देते थे। ना हमारे यहाँ अगर टर्म में देखा जाए तो जो मौलवी या जो मुल्ला हजरात बिलीव नहीं रखते इजमा और इज्तिहाद के ऊपर, वो सिर्फ हर चीज़ को सिर्फ कुरान और सुन्नत के दायरे में देख रहे होते हैं, इजमा और इज्तिहाद के दायरे में वो नहीं होते हैं। तो ये भी उसी तरह के कुछ लोग थे जो मॉडर्नाइजेशन को गुंजाइश नहीं देते थे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास डेफिनेशन है कॉलोनी की, कि कॉलोनी किसको कहते हैं। कॉलोनी की 2 डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन कॉलोनी की ये है कि कोई मुल्क अपनी फ़ौजें किसी दूसरे मुल्क पर इस गर्ज से नाफिज कर दे कि वो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करे। एक डेफिनेशन ये है। दूसरी डेफिनेशन ये है कि ग्रुप ऑफ पीपल अपने मुल्क से बाहर जाकर कहीं और आबाद हो जाएं और वो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज से फ़ायदा उठाएं, इसको भी कॉलोनी कहते हैं। और कॉलोनी की अब हम इकसाम देखते हैं कि कॉलोनी की कौन कौन सी इकसाम होती हैं। कॉलोनी की पहली इकसाम है जिसको कहते हैं चार्टर कॉलोनी। अब ये चार्टर कॉलोनी क्या चीज़ है? चार्टर कॉलोनी से मुराद ये है कि ऐसी कॉलोनी जिसकी बनाने की इजाज़त या जिसको ढूंढने की इजाज़त किंग ने खुद दी हो। किंग कहे कि आप ये कॉलोनी जो है वो तलाश करें, उसको हम चार्टर कॉलोनी कह देते हैं। उसके बाद चार्टर कॉलोनी की मैं आपको मिसाल बता देता हूँ कि चार्टर कॉलोनी की कौन सी मिसाल है। चार्टर कॉलोनी की मिसाल कनेटिकट है और उसके बाद रोड आइलैंड है। ये 2 इसकी एग्ज़ाम्पल हैं। उसके बाद रॉयल कॉलोनी आ जाती है। रॉयल कॉलोनी से मुराद ऐसी कॉलोनी होती है जिसके स्याह और सफ़ेद का मालिक यानी कि हर चीज़ किंग कंट्रोल कर रहा होता है, उसको हम रॉयल कॉलोनी कहते हैं। इसकी 2 एग्ज़ाम्पल है, न्यूयॉर्क और वर्जीनिया कॉलोनी।
उसके बाद प्रोप्राइटरी कॉलोनी आ जाती है। प्रोप्राइटरी कॉलोनी से मुराद ऐसी कॉलोनी है कि जिसमें लोगों को लैंड दी जाती है इलेक्टेड ऑफिशियल्स की जानिब से, और इसकी एग्जांपल है डेलावेयर। अब हम जो है वो नेक्स्ट स्लाइड की जानिब चलते हैं कि हम देखते हैं कि हमें नेक्स्ट स्लाइड इसके ऊपर क्या हेल्प देगी। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे ऊपर है मर्केंटाइलिज्म। ये है कुछ इकोनॉमिक टर्म्स हैं, हम उनको देखते हैं बारी बारी, जिसमें पहली टर्म है मर्केंटाइलिज्म। मर्केंटाइलिज्म से क्या मुराद है? मर्केंटाइलिज्म से मुराद ये होता है कि आप अपनी इंपोर्ट को कम करते हैं और एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड मर्केंटाइलिज्म। यानी कि आप अपने मुल्क में बैरूनी माल ना आने दें और अपना मुल्क दुनिया, अपना माल जो है वो दुनिया में भेजें, उसको हम मर्केंटाइलिज्म कहते हैं। दूसरी टर्म जो यूज़ हो रही थी उस वक़्त इकोनॉमिक टर्म्स में, वो थी ट्राइएंगल ट्रेड। ट्राइएंगल ट्रेड से मुराद ये है, ट्राई का मतलब होता है बेसिकली तीन कोनों वाला। तो उसमें ये होता था कि जो कॉलोनीज़ ये लोग बनाते थे, उसमें जो रॉ मटेरियल था वो कॉलोनीज से लिया जाता था, और उसको लाने और ले जाने के लिए ये जो स्लेव या लेबर यूज़ करते थे वो अफ्रीका की लेबर होती थी। और जो ये प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल को जब फिनिश करते थे तो ये वो अपनी कंट्रीज़ में करते थे। उसके बाद एक और टर्म है, उसको कहते हैं नेविगेशन एक्ट। नेविगेशन एक्ट से मुराद ये है, ये 1651 में एक्ट दिया गया था। इससे मुराद ये है कि जो कॉलोनीज़ हैं, अगर वो ट्रेड करेंगी तो सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन की कॉलोनी से ट्रेड करेंगी, या वो ट्रेड करेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ किससे ट्रेड करेंगे? मदर कंट्री से। उसके अलावा वो किसी से ट्रेड नहीं करेंगे। ये चीज़ है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारे पास। अब कुछ पॉलिटिकल टर्म है। पॉलिटिकल टर्म से क्या मुराद है? उसमें पहली टर्म है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा की जो टर्म मुतारिफ़ करवाई गई थी, ये बेसिकली टैक्सेशन के लिए मुतारिफ़ करवाई गई थी। उसके बाद एक टर्म मुतारिफ़ करवाई गई, उसका नाम है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से मुराद ये है कि रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो लोग होते थे वो जब लोगों को इलेक्ट करते थे, ये उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होता था। एक टर्म ये भी मुतारिफ़ करवाई। पॉपुलर गवर्नमेंट की एक टर्म मुतारिफ़ करवाई गई थी। पॉपुलर गवर्नमेंट से मुराद ये है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ये पॉपुलर गवर्नमेंट थी। उसके बाद फिर एक और टर्म थी टाउन मीटिंग। टाउन मीटिंग से मुराद ये है कि ये इलाकाई लोगों से उनके मसाइल पूछते थे, उसको हम टाउन मीटिंग कहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि वो हमें क्या हेल्प करती है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है न्यू इंग्लैंड कॉलोनीज़ है। ये आपको मैप नज़र आ रहा है न्यू इंग्लैंड कॉलोनीज़ में। ये हमारे पास 4 कॉलोनीज़ थी न्यू इंग्लैंड्स में, जिसमें न्यू हैम्पशायर है, मैसाचुसेट्स है, रोड आइलैंड है, कनेटिकट है। अब हम इनको बारी बारी स्टडी करते हैं। पहली कॉलोनी हमारे पास है स्टडी करने के लिए, वो ये है कनेटिकट। उसमें हम देखते हैं कि ये बनी कब थी। कनेटिकट 1636 में बनी थी और इसकी बुनियाद रखी थी थॉमस हुकर ने। और मैं आपको थॉमस हुकर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये किस ख्यालात का मालिक था। पहली तो बात यह है कि ये प्यूरिटन था। मैं आपको बताकर आ चुका हूँ कि प्यूरिटन लोग कौन होते हैं। उसके बाद लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट प्यूरिटन था। ये इस बात पर यकीन रखता था कि पावर जो है वो लिमिटेड लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि ज़्यादा लोगों के हाथ में होनी चाहिए। उसके बाद इसके बनाने की जो वजूहात थी, उसमें रिलीजियस फ्रीडम थी और पॉलिटिकल प्रोसेस था। अब पॉलिटिकल प्रोसेस में एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, या एक कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म आई सामने। वो ये थी कि फंडामेंटल ऑर्डर्स ऑफ कनेटिकट। इसमें क्या था? फंडामेंटल ऑर्डर ऑफ कनेटिकट में ये था कि ऑल मैन लैंड ऑन लैंड, यानी कि तमाम लोग ज़मीन रख सकते हैं। उसके बाद तमाम लोग वोट दे सकते हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल थे। और इसने गवर्नर की पावर को लिमिटेड कर दिया था। ये चीज़ थी। अच्छा, अब ये जो फंडामेंटल ऑर्डर्स ऑफ कनेटिकट बनाया क्यों था? ये इसलिए बनाया गया था कि वहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी और लोगों के एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे थे। ये चीज़ थी। उसके बाद अब हमारे पास जो है वो दूसरी कॉलोनी है, उसका नाम है रोड आइलैंड।
रोड आइलैंड जो कॉलोनी है ये 1636 में रॉजर विलियम ने और एनी हचिनसन ने बनाई थी। उसमें ये बिलीव था कि जो एनी हचिनसन थी ये लोगों को चर्च में ये दोनों ही प्यूरिटन्स थे और ये लोगों को चर्च में तबलीग कर रहे थे, वो भी तबलीग कर रही थी चर्च में। तो लोगों ने इसको मुनासिब नहीं समझा कि कोई औरत चर्च में तबलीग करे, तो इसके ऊपर क्वेश्चन रेज हुआ। तो इसी बुनियाद पर ये बरतानिया से चले गए और उन्होंने कॉलोनीज़ ढूंढना शुरू कर दी। ये बेसिकली रोड आइलैंड के पीछे रीज़न थी। उसके बाद हम देखते हैं कि रॉजर विलियम का बिलीव क्या था। रॉजर विलियम का बिलीव यह था कि एक तो वो प्यूरिटन था और वो चाहता था कि तमाम पावर जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा पावर चर्च के पास हो, स्टेट के पास पावर ना हो उतनी। और वो बिलीव रखता था कि चर्च को और स्टेट को सेपरेट होना चाहिए। उसके बाद तीसरी कॉलोनी जो है वो है हमारे पास मैसाचुसेट्स। उसके बाद न्यू हैम्पशायर में बाद में डिस्कस करूँगा आपके साथ। मैसाचुसेट्स की ये दो कॉलोनियों से मिलकर एक कॉलोनी बनी हुई है। ये पहले जो है वो प्लेमथ थी जो 1620 में बनी, जिसको विलियम ब्रेडफोर्ड ने बनाया था। उसके बाद मैसाचुसेट्स पे 1630 में बनी, लेकिन बाद में जो कॉलोनीज़ को इकट्ठा कर दिया गया था जिसको मैसाचुसेट्स का नाम दिया गया था, वो जॉन विंथ्रप ने बनाई थी 1630 के अंदर। अब वो क्या थी या उसका उस शख्स का क्या बिलीव था, वो बिलीव रखता था, एक तो वो प्यूरिटन था और वो इसने एक टर्म मुतारिफ करवाई थी जे इसको कहते थे मे फ्लेवर कॉम्पैक्ट। इसमें ये होता था कि जो लोगों की लॉयल्टी है वो किंग को प्लज हो जाएगी। ये मैसाचुसेट्स का था। उसके बाद अब हम देखते हैं कि न्यू हैम्पशायर के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन है। न्यू हैम्पशायर जो है वो 1638 में बनी थी, जॉन मैसन ने बनाई थी और ये मैसाचुसेट्स से ही न्यू हैम्पशायर में सेटल हुए थे और उनकी रीज़न जो है वो इकोनॉमिक रीज़न थी। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी ज़रा और डिटेल देखते हैं और वो डिटेल क्या है। कुछ फैक्ट एंड फिगर हैं हमारे पास, वो न्यू इंग्लैंड के बारे में है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसकी जोग्राफ़ी हमें क्या कहती है। इसकी जोग्राफ़ी न्यू इंग्लैंड जो जितनी चारों कॉलोनीज़ हैं न्यू इंग्लैंड्स की, इसकी जोग्राफ़ी हमें ये कहती है कि यहाँ की जो लैंड थी वो रॉकी सायल थी और एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं थी, माउंटेन्स थे और थिक ट्रीज थे। उसके बाद दूसरा फैक्ट हमें ये बताता है कि नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पर क्या थे। नेचुरल रिसोर्सेज में वहाँ पर फ़िश थी, वेल्स थे, फॉरेस्ट थे और एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पर जो है वो इंपोर्ट किए जाते थे। उसके बाद रिलीजन के बारे में क्या है, यहाँ पर रिलीजन के जो प्यूरिटन्स लोग थे और यहाँ पर रिलीजन फ्रीडम नहीं थी। इन चारों कॉलोनीज़ के अंदर प्यूरिटन्स आबाद थे और रिलीजन फ्रीडम नहीं थी यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्लाइमेट कैसा था। जो यहाँ पर क्लाइमेट था वो 3 कॉलोनीज़ के अंदर कोल्ड क्लाइमेट था और यहाँ पर डिज़ीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी। उसके बाद अब हम जो है वो चलते हैं मिडल कॉलोनीज़ की जानिब। आपको मैप पर शो हो रही होंगी मिडल कॉलोनीज़। मिडल कॉलोनीज़ में 4 कॉलोनीज़ हैं जिसमें न्यू जर्सी है, न्यूयॉर्क है, पेंसिल्वेनिया है और डेलावेयर है। अब हम सबसे पहले जो है वो न्यूयॉर्क को स्टडी करते हैं कि हमें न्यूयॉर्क क्या कहता है। न्यूयॉर्क सबसे पहले 1626 के अंदर ये डच ने डिस्कवर की थी कॉलोनी और उनके एक शख्स थे, उनको कहते हैं हेनरी हडसन। अच्छा, मैं आपको एक और मज़े की यहाँ पर इंफॉर्मेशन दूँ, मिडल कॉलोनीज़ को ब्रेड बास्केट कॉलोनीज़ भी कहा जाता है। तो ये डच कॉलोनीज़ थी और इसका नाम स्टार्ट में न्यू एम्स्टरडैम था और बाद में जिस वक्त बरतानिया ने इसको डिस्कवर करना शुरू किया तो इसका नाम फिर चेंज हो गया था। ये 1660 के अंदर ये कॉलोनी जो है वो ग्रेट ब्रिटेन की बनी है और इसके जो पहले गवर्नर थे वो पीटर स्टुवेजेंट थे। उसके बाद जो दूसरी कॉलोनी है वो न्यू जर्सी है। अब न्यू जर्सी के बारे में क्या है, इसकी जो थोड़ी सी हकीकत इससे मिलती जुलती है। न्यूयॉर्क का एरिया था बड़ा। मैं इसकी मिसाल आपको बंगाल से देता हूँ कि जैसे कि बंगाल का एरिया जब पार्टीशन हुई है बंगाल की 1905 के अंदर, 1905-6 के करीब, तो वहाँ पर ये एरिया बहुत ज़्यादा था जिसको बंगाल को 2 प्रोविंस में डिवाइड कर दिया गया। तो इसी तरह न्यूयॉर्क का एरिया भी बहुत बड़ा था। तो चार्ल्स जो था उस वक़्त का किंग था, उसने कंट्रोल जो है न्यूयॉर्क का जेम्स II को दे दिया था
और ये एरिया बहुत बड़ा था। और उस जेम्स टू ने जो है वो कंट्रोल कहा कि आप इसको संभालें न्यूयॉर्क को, तो उसने उसके लिए 2 लोगों को नॉमिनेट किया। उसमें एक शख्स सर लॉर्ड जॉन बर्कले और दूसरा सर जॉर्ज कार्टेरेट थे। इन दोनों ने फिर जो है वो इसको डिवाइड कर दिया। जो न्यू जर्सी की कॉलोनी बनी वो 1664 में बनी। यहाँ पर फिगर का ज़रूर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, क्योंकि मुख्तलिफ जगह पर मैंने थोड़ी सी डेट का आगे पीछे फ़र्क पड़ा है, साल 2 साल का। सो वो अगर आपको कोई बेहतर ज़्यादा महसूस हो तो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। उसके बाद कॉलोनी है पेंसिल्वेनिया। इसकी बुनियाद विलियम पेन ने रखी थी, और ये क्वैकर था और ये फ्रीडम चाहता था, और ये दूसरे यानी कि प्यूरिटन से, प्रोटेस्टेंट से और इस तरह के लोगों से ये फ्रीडम चाहता था। और ये कॉलोनी 1681 में बनी थी फॉर रिलीजियस फ्रीडम के लिए। उसके बाद लास्ट कॉलोनी जो है वो मिडिल कॉलोनीज़ की वो डेलावेयर है। डेलावेयर की बुनियाद जो है वो बेसिकली ये स्वीडन के लोगों ने रखी थी, लेकिन जिस वक्त ये इंग्लैंड के पास आई, ये 1638 में आई। इसको विलियम पेन और पैटर म्योनेट ने मुतारफ़ करवाया था। अब हम इसके कुछ फैक्ट एंड फिगर देखते हैं मिडल कॉलोनीज़ के। मिडल कॉलोनीज़ की जो जोग्राफ़ी थी वो मिक्स था वेदर, ना तो बहुत ज़्यादा हॉट था ना बहुत ज़्यादा कोल्ड था, मिक्स टेम्परेचर था। अब यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज कैसे थे? यहाँ पर गुड फार्म लैंड था, लाइफ स्टॉक थी, टिम्बर थे, उसके बाद फर्ज एंड कोल्स थे, आयरन थे, यानी कि इस किस्म की चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद रिलीजन का कैसा इशू था? यहाँ पर रिलीजियन फ्रीडम थी, किसी स्पेसिफिक फ़िरके के कंट्रोल में कुछ नहीं था। तमाम लोगों अपनी को आज़ादी थी रिलीजन में। इसमें क्वैकर को भी थी, कैथोलिक को भी थी, ज्यूज़ की भी थी और अदर लोगों को भी थी। उसके बाद अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं सदर्न कॉलोनीज़। सदर्न कॉलोनीज़ का मैप देखें। सदर्न कॉलोनीज़ में हमारे पास मैरीलैंड है, वर्जीनिया है, नॉर्थ कैरोलिना है, साउथ कैरोलिना है और जॉर्जिया है। अब हम इनको बारी बारी स्टडी करते हैं। वर्जीनिया जो कॉलोनी है, जो सबसे पहली कॉलोनी यही बनी थी सदर्न कॉलोनीज़ में, ये 1607 में बनी थी। एक शख्स थे, उनका नाम था जॉन स्मिथ। उस वक़्त के किंग ने, जेम्स उनका नाम था, उन्होंने जो है वो लंदन कंपनी को इजाज़त दी कि आप जाएं और कॉलोनीज़ ढूंढें। तो ये 100 लोगों का काफ़िला वहाँ से आया और इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कॉलोनीज़ तलाश करनी शुरू की। और 1607 में इन्होंने एक एरिया को तलाश कर लिया और वहाँ पर इन्होंने अपने कदम जमाए। सबसे पहले ये चीज़ापेग बे के पास पहुँचे थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ा सा और आगे बढ़े और फिर एक एरिया को इन्होंने तलाश कर लिया और उसका नाम इन्होंने जेम्स टाउन रखा था। इस किंग की वजह से जेम्स टाउन रखा था। लेकिन ये जेम्स टाउन से वर्जीनिया कैसे हुई? एक क्वीन थी, वो मर गई बाद में, तो उसका नाम जो है वो विर्जन क्वीन उसको कहते थे, दोशीज़ा क्वीन। इसी वजह से उसके नाम से ही फिर ये कॉलोनी का नाम पड़ गया वर्जीनिया कॉलोनी। और यहाँ पर एक पॉलिटिकल टर्म भी मुतारिफ हुई थी, उसको कहते थे हाउस ऑफ बर्जेस, ये चीज़ थी। और एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि एक लाइन होती है, उसको कहते हैं, अमेरिका में एक लाइन है इस वक्त भी, उसको कहते हैं मैसन डिक्सन लाइन। ये 1763 में मुतारफ़ करवाई गई थी, और इसीलिए ही जो है वो नॉर्दर्न और सदर्न कॉलोनीज़ को अलहदा किया था। ये मैसन डिक्सन जो 2 शख्स थे, ये मैथमेटिशियन थे और इन्हीं के नाम से ये रखी गई थी। और उसके बाद यहाँ पर रिलीजियस का इशू नहीं था, तमाम लोगों को अच्छी खासी आज़ादी थी, और एक ग्रोह के कोई ये सेक्ट के फ़िरके के कंट्रोल में नहीं था, रिलीजियस फ्रीडम था, और यहाँ पर इकॉनमी की खातिर लोग आए थे। उसके बाद मैरीलैंड आ जाता है। मैरीलैंड मैरीलैंड की जो कॉलोनी है वो 1633 में बनी थी। ये लॉर्ड बाल्टामोर और जॉर्ज कैलवर्ट ने बनाई थी। ये बिलीव रखते थे कि रिलीजियस फ्रीडम जो है वो कैथोलिक के लिए होनी चाहिए, क्वैकर्स के लिए नहीं होनी चाहिए, इनका ये बिलीव था। उसके बाद हम कैरोलिना की जानिब देखते हैं कि जो ये 2 कॉलोनीज़ हैं जिसको हम नॉर्थ एंड साउथ कैरोलिना कहते हैं, तो उससे पहले ये कैरोलिना थी। इन स्टार्ट जब स्टार्ट में ये कैरोलिना थी तो 8 नोबल्स थे, यानी कि 8 वज़ीर थे। उनको ये चीज़ कहा गया कि आप ये कॉलोनी तलाश करें। उन्होंने ये तलाश की, और फिर उसके बाद जो है वो जो नॉर्थ कैरोलिना कॉलोनी थी इसको अलहदा किया 1653 के अंदर, और उसके अलहदा करने की वजह टोबैको थी। और साउथ कैरोलिना को जो अलहदा किया वो 1663 में किया, और इसके अलहदा करने की वजह लार्ज नेचुरल रिसोर्सेज थे। जॉर्जिया आखिरी कॉलोनी है। ये एक जगह पर इसकी मैंने डेट 1729 पढ़ी है, एक जगह पर 1732 पढ़ी है। इसके काज जो है वो रिलीजियस फ्रीडम और इकनॉमिक है, और इसके जो फाउंडर थे वो जेम्स ऑगलथ्रॉप थे।
अब मैं आपके साथ जो है वो इनके कुछ फैक्ट शेयर कर लेता हूँ सदर्न कॉलोनीज़ के। इसकी जोग्राफी ये कहती है कि ये हिली कोस्टल प्लेन थे यहाँ पर, और प्लेंटी ऑफ फॉरेस्ट थे यहाँ पर, और उसके अलावा फिर नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में यहाँ पर हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज के लिए ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर कॉटन भी होती थी, टोबैको भी था, राइस भी थी, शुगर केन एंड इंडिगो यानी कि रंगसाजी के लिए, डाई के लिए। उसके बाद रिलीजन का क्या पॉइंट था? रिलीजन का पॉइंट ये था कि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक सेक्टर जो है वो डोमिनेट नहीं था। उसके बाद अब हम देखते हैं कि क्लाइमेट यहाँ पर कैसा था। क्लाइमेट यहाँ पर वार्म था और डिजीज़ ज़्यादा फैलती थी यहाँ पर। उसके बाद पांचवा और आखिरी फैक्टर क्या है? पांच और आखिरी फैक्टर जो है वो ट्रेड एंड इंडस्ट्री का था। जो बेसिक यहाँ पर आने का मकसद था वो ट्रेड एंड इंडस्ट्री का था। और यहाँ पर ट्रेड और इंडस्ट्री को इसलिए मुतारिफ करवाया गया था कि इनके पास स्लेव लोग थे या अफ्रीकन स्लेव को यहाँ पर लेकर आए हुए थे, ताकि जो है वो ये वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज से ज़्यादा मुतारिफ हो सकें या ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। अब मैं आपको दो यहाँ पर टर्म्स लेक्चर के अख्ताम पर और बता दूँ। एक टर्म थी, उसको कहते थे इंडेंचर्ड सर्वेंट। इंडेंचर्ड सर्वेंट वो थे कि जो वहाँ लोग अमेरिका के अंदर, सॉरी अमेरिका कह दिया, बरतानिया के अंदर जो लोग स्लेव के लिए ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो उनको इन्होंने इंडेंचर्ड सर्वेंट की एक टर्म मुतारिफ करवाई। उन्होंने कहा कि आप अगर आज़ादी चाहते हैं कि आप आज़ादी से रहें और किसी नई जगह जाकर रहें, आप उस नई जगह पर 7 साल काम करें, उसके बाद आप आज़ाद होंगे, आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद जब ये यूरोपियन और वहाँ के जो नेटिव थे जिनको हम इंडियन कहते हैं, उनके बारे में क्या बिलीव रखते हैं? वो ये बिलीव थे कि जो यूरोपियन थे वो कहते थे कि इस लैंड के हम मालिक हैं, क्योंकि किंग ने हमें इजाज़त दी है कि आप जाकर इसको सर्च करें। और जो नेटिव लोग थे वो ये कहते थे कि हम यहाँ पर एक ख़ास अरसे से रह रहे हैं, हम यहाँ की पॉपुलेशन है, सो हमें यहाँ पर रहने का हक है। उसके बाद लेक्चर को सुनने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।